प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अब प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी माह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जहां तक मुझको याद है, वन नेशन वन इलेक्शन से शुरू होगा और वन नेशन वन इलेक्शन पे मैंने अपने ही 2 स्टूडेंट्स में से एक को, जो अभी सामने बैठे हैं, अग्रवाल जी, उनको कहा था कि इस पे निबंध आ सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ही इस पे निबंध आया है। तो इसको देख लीजिए। एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित। यद्यपि ये मेंस में निबंध के रूप में आ गया, लेकिन मेंस में निबंध का दायरा बहुत बड़ा रहता है। कभी भी लोकतंत्र, चुनाव सुधार, इस तरह का निबंध आएगा तो आप जब अपना सजेशन देंगे तो ये चुनाव सुधारों की दिशा में एक बेहद ही निर्णायक कदम है कि हमारा देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ रहा है। समझिएगा। और विपक्ष ने इसका विरोध किया, पर अपने को राजनीति में नहीं पढ़ना है, विरोध होना नहीं चाहिए। देश का धन बचेगा, समय बचेगा। विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बीच सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 2 विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किए। मत विभाजन को प्रस्तुत किए गए विधेयकों में से एक विधेयक लोकसभा व सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला है। इसका क्रमांक याद रखिए, 129वां संविधान संशोधन विधेयक, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। जबकि दूसरा दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने के लिए केंद्र शासित कानून विधेयक है। दूसरे संशोधन विधेयक के जरिए 3 कानूनों में बदलाव किया जाना है। तो अब इसमें पूरी चर्चा में प्री के लिए एक पॉइंट उभर कर आया है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का क्रमांक 129। दूसरी बात याद रखें, मेंस के लिए, निबंध के लिए क्या मुद्दा आ रहा है, सुधार में इसका जिक्र होना आवश्यक है और इस मुद्दे पर भी आपका निबंध तैयार रहना भी आवश्यक है। अब इसे समझिए, ये कैसे संभव है। क्या होता है, हमारा देश कई राज्यों से मिलकर बन रहा है और कभी भी किसी राज्य में सरकारें गिर जाती है तो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक देश एक चुनाव विधेयक के अधिनियमित होने के पश्चात यह कानून 2 चरणों में लागू होगा। पहला लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए और दूसरा आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। लोकसभा अथवा किसी विधानसभा के बीच में भंग होने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव तो होंगे, यानी किसी प्रदेश की सरकार गिर गई, मान लीजिए कर्नाटक की सरकार बहुमत में नहीं रही, तो वहां मध्यावधि चुनाव होगा। किंतु नई विधानसभा या लोकसभा की मान्यता 5 वर्ष नहीं रहेगी। वह मान्यता क्या होगी, भंग सदन के शेष बचे कार्यकाल तक ही रहेगी। यानी एक बार चुनाव होने के बाद विधानसभा हो या लोकसभा, वो 5 वर्ष के लिए ही रहेगी। उदाहरण के लिए 2025 में चुनाव हो गया तो अगला चुनाव 2030 में होगा। यदि किसी प्रदेश की, जैसे कर्नाटक का उदाहरण ले रहे थे, यदि किसी प्रदेश की यानी कर्नाटक की सरकार 2027 में गिर गई तो 2027 में कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन वो सरकार फिर केवल 3 वर्ष कार्यकाल पूरा करेगी, यानी हर 5 वर्ष में चुनाव होगा। अब इसके लाभ हानि ये सबको आपको दिमाग में रखना है। हानि तो हमको दिखती नहीं, लाभ ही लाभ है। देश का समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा, इत्यादि इत्यादि। अब इसमें कुछ वन लाइनर फैक्ट और है। एक समिति बनी थी जिसका आपको हमेशा याद रखना है, एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति का नाम याद रखें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस रिपोर्ट के लिए विभिन्न पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों के अतिरिक्त 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी।
तो इस तरीके की ये बातें आप याद रखें। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन दिमाग में बैठ गया। इसके लिए संविधान संशोधन 129, इसके लिए गठित समिति का नाम क्या है भाई? इस समिति का नाम हमारे महामहिम राष्ट्रपति का नाम जुड़ा हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? सबको उनका नाम याद है, कोविंद जी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी। उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया था राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, मैक्रा हिल पब्लिकेशन का। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ना और पूर्वोत्तर राज्यों में जो अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं, उन अलगाववादी प्रवृत्तियों पर विजय पाना भारत की एक प्रमुख चुनौती है। और उल्फा एक अलगाववादी संगठन है जो असम से भारत को, मतलब जो असम को भारत से अलग रखने की मांग पर जोर देता है। इस पर प्रतिबंध लगा था, यह प्रतिबंध बढ़ गया। वन लाइनर फैक्ट में याद रखेंगे उल्फा पर प्रतिबंध। और निबंध के लिए चूंकि बच्चे मेरे से जोर दे रहे हैं, निबंध पर एक निबंध बनता है पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति, क्योंकि मणिपुर की स्थिति आप जान रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को आप जान रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्य मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इस तरह के राज्यों को हम भारत की मुख्य धारा में कैसे जोड़ें, कैसे उनकी संस्कृति से हम अपनी संस्कृति को जोड़ें, कैसे उनके सांस्कृतिक गर्व को बचाते हुए, कैसे उनकी आदिवासी स्थानीयता की बात को बचाते हुए उनको भारत की मुख्य धारा से रखें, ये हमारे लिए चुनौती है। कैसे चाइना का इम्पैक्ट उनके ऊपर न पड़ने दें, और कैसे वहाँ पर जनजातीय समुदायों में जो हिंसा भड़क रही है उसको भी हम रोक सकें, ये भी हमारे सामने चुनौती है। इस आर्टिकल को समझ लीजिए। उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य के लिए गतिविधियां जारी रखने के कारण केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA उल्फा पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। भारत विरोधी गतिविधियों के कारण उल्फा को पहली बार 1990 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। तो ये आप हल्का सा मुझसे सुन लिए, उल्फा के बारे में आपकी जानकारी बढ़ गई। रूस निर्मित मिसाइल युद्धपोत INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल। तो रक्षा टेक्नोलॉजी में आपके अंदर से ऐसे ज्ञान झलकने चाहिए, झलकने के बदले सही शब्द है छलकना चाहिए। आप जब निबंध लिखें तो आप ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि तक सीमित ना रहें, और जितनी नवीनतम चीजें आती हैं, हमने रक्षा प्रौद्योगिकी का विस्तार करते हुए तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। अब तुसिल क्या है? ये मिसाइल युद्धपोत है, यानी युद्धपोत है जो मिसाइल दागने में क्या रहेगी? सक्षम रहेगी। इस युद्धपोत के बारे में पढ़ें। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि PSLV C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम विदेश से पहले लॉन्चिंग सुविधा लेते थे, प्रक्षेपण सुविधा लेते थे, अब हम विदेशों को मदद करते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमने प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया। आगे बढ़ते हैं। सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। वन लाइनर फैक्ट में भी याद रखना है, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी याद रखना है। अभी तो आपने भारत पाकिस्तान के जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर, वहां पर इस तरह के सब ड्रोन मिसाइल्स का प्रत्यक्ष परीक्षण भी देखा, उनकी विशेषताओं से आप परिचित हुए। नागास्त्र क्या है? वन लाइनर फैक्ट, नागास्त्र 1 एक विशेष प्रकार के मानव रहित ड्रोन है जो अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकते हैं। नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा सेना के लिए तैयार किए गए ऐसे 480 ड्रोन सेना को दिसंबर 2024 तक प्राप्त हो चुके हैं। तो नागास्त्र बना कहां? नागपुर में है। क्या? मानव रहित ड्रोन जो दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है, और ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है।
इनके उपलब्ध होने से सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए फाइटर जेट के स्थान पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण लोइटरिंग म्यूनिशन नाम इन्हें दिया गया है। यदि आप याद भी ना रख पाए तो फिलहाल नागास्त्र 1 आपके दिमाग में आना चाहिए। एक न्यूज है जो हमने पिछली बार भी आपके, हाँ पहले रुकिएगा उस न्यूज तक जाने से पहले, सेना के लिए K9 वज्र टी तोपों का निर्माण करेगी लार्सन एंड टुब्रो। वज्र टी K9 क्या है? ये तोप है, ये भी आप अपने दिमाग में रखें। अब एक और न्यूज था जो पिछली बार आया था, मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य देश का 57वां 57th टाइगर रिजर्व बना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से बाघ अभ्यारण्य नवंबर 2024 में अधिसूचित किया था, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व था। पिछले वीडियो में हमने इस फैक्ट को पढ़ा था। देश का 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, और अब 57वां टाइगर रिजर्व आ गया मध्य प्रदेश का रातापानी। याद रखें, मध्य प्रदेश का रातापानी 56वां छत्तीसगढ़ का था। ये सर्वे रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अब ध्यान से तैयार करना है। पर्यावरण के लिए निबंध लिखते समय ये पॉइंट आपके जुबान में रहने चाहिए कि भारत के लिए सुखद कंडीशन है कि हम वन क्षेत्र का संरक्षण कर पा रहे हैं, न केवल संरक्षण कर पा रहे हैं बल्कि हम उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी दी गई है प्रतियोगिता दर्पण में, और आगे इस पर और विस्तार से लिख दिया गया है। भारत में वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की रिपोर्ट द्वारा जो जारी की गई थी, इस रिपोर्ट की स्थिति क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार, अब यहां से आंकड़ों को जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। ठीक, ये वन क्षेत्र है ना, अभी देखिएगा वन क्षेत्र कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादित है। ये वन क्षेत्र है और 1,12,000 क्या हो गया? वृक्ष आच्छादित है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे 7,15 और 1,12 को, इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित यानी फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर एरिया दोनों को मिला देंगे, तब हो जाता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%। ये सारे आंकड़े बार बार पढ़िए, बार बार याद रखिए, प्री में आते रहते हैं, हमको दिक्कत होते रहती है, हम आधे अधूरे आंकड़े दिमाग में रटे रहते हैं। कॉपी में बकायदा नोट कीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 7,15,343, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%, और इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% वृक्षाच्छादित है। वन क्षेत्र 7,15, वृक्षाच्छादित 1,12, इस प्रकार कुल वन और कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,289 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की वृद्धि 2021 की तुलना में देश में हुई है। यानी देश में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में हमने वृद्धि हासिल की है। कितनी हासिल की है? 0.32%।
ये आप सफलता के रूप में लिखेंगे, पर्यावरणीय चिंता के उपाय के रूप में लिखेंगे कि हम वृक्षों का संरक्षण कर रहे हैं, वनों का संरक्षण कर रहे हैं, वन क्षेत्रफल और ट्री कवर क्षेत्रफल, ये सब में हम वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम हमें दिख रहे हैं। देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये फिगर भी याद रहे, सर्वाधिक वन क्षेत्र आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है। जो नहीं जानता है तुरंत लिखे, राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन रख रहा है, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र रख रहा है और छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर है। जो आप परंपरागत आंकड़े पढ़ते हैं अपनी जगह है, और यदि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूछेगा वन क्षेत्र तो 55,812 आपको उत्तर लेना पड़ेगा। तीनों आंकड़े दिमाग में रखें। राज्यों में नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, राज्यों में नंबर 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना वन क्षेत्र फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 55,812 वर्ग किलोमीटर। अब परसेंट में आइए, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। यहाँ 91.33% भाग वनाच्छादित है, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। परसेंटेज में आगे हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। टोटल क्षेत्रफल में आगे हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वन वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है, अच्छी बात है। गुजरात में हुई है, उड़ीसा में हुई। वन क्षेत्र और वन वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि में छत्तीसगढ़ है सबसे नंबर 1 पे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। 2021-23 के दौरान वन वृक्ष एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक 5 राज्यों में नंबर 1 छत्तीसगढ़। के लिए इतना कुछ जानना के लिए काफी है, आप इस पे और रिसर्च। जैसे 2023 के आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यानी हमारा कार्बन स्टॉक भी बढ़ा है। अब आप मुझको कमेंट करके बताइएगा कार्बन स्टॉक क्या होता है, वन क्षेत्र क्या होता है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये सब में आप क्या अंतर समझते हैं, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले, ये एक अच्छा सेक्शन है, कच्छ वनस्पति मैंग्रोव आवरण क्षेत्र। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। क्या है मैंग्रोव, जरूर बताएं आप कमेंट करके। ताजा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र 4,991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम था। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र वाले 3 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। याद करें तो अच्छा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सीरिया में विद्रोहियों के आंदोलन ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटा और असद ने सपरिवार रूस में शरण ली। या दमिश्क वहां की जो राजधानी है, ये अशांतियों से घिरा हुआ है। सीरिया का मुद्दा यद्यपि भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हमारे पीएससी में मेंस में निबंध में आने लायक महत्वपूर्ण भारतीय संदर्भ में नहीं है, वहां तख्ता पलट की घटना हुई है। आप दिमाग में रखें, वहां के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ना पड़ा। भारत और ब्रिटेन की रक्षा वार्ता हो रही है, इसे भी आप दिमाग में रख लें, बस बहुत इंपॉर्टेंट अभी ऐसा नहीं है आपके लिए। नई दिल्ली में भूटान नरेश आए, मतलब भूटान नरेश और हमारे प्रधानमंत्री की भेंट हुई, तो ये याद रखिएगा हमने
भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक जी को भारत यात्रा पर बुलाया था, निमंत्रण दिया था और वो की यात्रा पर आए। और इसी तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने भी भारत की यात्रा की। नाम याद रखें दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार। अब जब आप इनके आगमन और संबंधित चर्चाओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बंदरगाह का नाम फिर उभर कर आएगा। कुछ वर्षों पहले श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चर्चा में था और अभी जब अनुरा कुमार दिसानायके भारत आए तो एक और बंदरगाह भी चर्चा में आया है। वो कौन सा बंदरगाह है देखिएगा, कांके संथुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के पश्चात दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार के लिए रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेना की बहाली और श्रीलंका में कांके संथुराई बंदरगाह के पुनर्वास की दिशा में काम करने को सहमति दोनों पक्षों में रही। तो कांके संथुराई बंदरगाह वन लाइनर कहाँ है? तो कांके संथुराई बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका। भारत और चीन में विवाद होते रहते हैं। हम अपने सीमाओं के विवाद को सुलझाने के लिए वार्ताओं का दौर जारी रख रहे हैं। साथ ही कुवैत के शासनाध्यक्ष की भारत यात्रा हुई, ये भी एक न्यूज़ है जिसे आप याद रखें। नहीं, कुवैत के शासनाध्यक्ष की नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की कुवैत की यात्रा हुई। मैं उल्टा बोल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत की यात्रा पर गए। कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद के निमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री ने कुवैत की यात्रा की और उन्हें कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानित किया गया। थोड़ा सा इसको ऐसी जान, विगत वर्षों में द्विपक्षीय संबंध शिथिल रहने के बावजूद कुवैत भारत का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार रहा है। भारत के लिए खनिज तेल का 6वां बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और दोनों देशों के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब डॉलर था। तो ये सब बातों को आप कभी भी निबंध लिखने में यूज कर सकते हैं कि हमारा खाड़ी देशों से बेहतर संबंध है, हमारा कुवैत से बेहतर संबंध है और हम इन बेहतर संबंधों का बेहतर कैसे प्रयोग कर सकते हैं डिप्लोमेसी के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए। एक सिंपल वन लाइनर फैक्ट, मार्शल लॉ लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येवुल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित। तो ये दक्षिण कोरिया के तीसरे शासनाध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है। यून सुक येवुल कहा है जिनके खिलाफ महाभियोग का आरोप पारित हुआ है। तो महाभियोग के शिकार बन गए युनसुक येवुल। युनसुक येवुल। आगे बढ़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक वाणिज्यिक दृश्य, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देता है। इसको आप यदि पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो आपको जीडीपी वगैरह को पढ़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। अक्सर बच्चे रटते रहते हैं जीडीपी को। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 25 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि 5.4% प्राप्त की गई है, जबकि पूर्व वर्ष समान अवधि में यह वृद्धि 8.1% थी। अभी तिमाही में 5.4, पिछले वर्ष 8.1। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के लिए 7% वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। इस प्रकार 2024-25 के Q2, ये क्वार्टर बोलते हैं, Q2 में प्राप्त की गई वृद्धि विगत 7 तिमाहियों में कम है।
अनुमान से काफी कम रही। इससे पूर्व किसी तिमाही में इससे कम वृद्धि नहीं आकी गई, ऐसा लिखा होगा कहीं पर। अब इससे समझना है कि हमारी जीडीपी गिर रही है, फिर जीडीपी उठ रही है, तो फिर हम अपने आंकड़ों को कैसे लेते हैं। तो रिजर्व बैंक जब समीक्षा करता है, तिमाही समीक्षा, और उसके बाद जीडीपी घटती बढ़ती है, तो फिर वो अपने जीडीपी के आंकड़ों को बैलेंस करता है। देखिएगा क्या कर रहा है रिजर्व बैंक। जो हमने जीडीपी का अनुमान किया था उसको अब हम चेंज करेंगे। एनएसओ के 29 दिसंबर 2024 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि जहां 5.4% रही, सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि 5.6% रही। इस तरीके से लंबे लंबे जब आप आंकड़े देखते हैं तो आपको पढ़ने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। अब ये जब आंकड़े हमारी सरकार देती है तो वो जीडीपी वृद्धि को अपने किसमें, फाइनल डिसीजन में चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, इसी लेख में आपको दिखेगा। मुझको यहां पर दिख नहीं रहा है, ये आपको दिख जाएगा। इस लेख को जब देखेंगे तो फिर आंकड़ों को क्या किया जाता है, संशोधित किया। प्रारंभ में तैयारी कर रहा है वो यदि ज्यादा परेशान होगा तो जीडीपी के आंकड़ों पर अभी परेशान होना छोड़ दे। एक चर्चा मैं उसके साथ कर रहा हूं मौद्रिक नीति के आधार पे मुद्रास्फीति और रेपो रेट पर। रेपो रेट क्या होता है, देखिए कुछ शब्द देंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ब्याज दर। बोलो बोलो क्या होता है रेपो रेट, बैठे बैठे देखिए समझिएगा। अब इसको सुनते हैं। मौद्रिक नीति की लगातार 11वीं द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित, रेपो दर को रोका गया। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में 0.5% बिंदु की कटौती क्यों की गई है। रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया, लेकिन किसमें कटौती कर दी गई, सीआरआर में। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको मुद्रास्फीति को संतुलित करना है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मुद्रा के मूल्य का गिरना, यानी मार्केट में ज्यादा पैसे का आना। हम मार्केट में ज्यादा पैसा कैसे देते हैं, बैंक जब ज्यादा लोन देने लगते हैं। बैंकों को हमें लोन देने में रोकना है, उनको लोन देने की प्रवृत्तियों को कम करना है। तो हम क्या करते हैं, कई उपाय अपनाते हैं। समझिएगा इसको। वित्तीय वर्ष 2020 की 5वीं मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 6 दिसंबर 2024 को की गई। बैंक के तत्कालीन शक्तिकांत दास के कार्यकाल में मौद्रिक नीति की इस अंतिम समीक्षा में भी रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर घोषित किया गया। मुद्रास्फीति का बढ़ना महंगाई बढ़ाता है। मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर 2024 में 4+-2 के लक्षित स्तर को पार कर, यानी 4 से 2 ज्यादा अधिकतम 6 रह सकती है, और 4 से 2 कम तो 2 रह सकती है। मुद्रास्फीति 4 से कम रहती तो अच्छी बात थी, 6 तक भी रहती तो चल, लेकिन मुद्रास्फीति 6.2% हो गई थी। तो मुद्रास्फीति के स्तर को देखते हुए रेपो दर की किसी कटौती की संभावना कम थी। रेपो दर को घटाए बिना बैंकों के पास तरलता में वृद्धि तथा ऋण प्रदान के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए बड़ा कदम आरबीआई ने इस बार यह उठाया कि बैंकों के लिए
नगद आरक्षण अनुपात को यानी CRR केस रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। रेपो दर को हम घटाते हैं तो बैंकों को फायदा होता है, रिजर्व बैंक घटाता है तो बैंकों को लोन बांटना, बैंकों की तरलता में वृद्धि, ये सब में आसानी होती है। पर रेपो दर को नहीं घटाना था। तो फिर दूसरा क्या था कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है बैंक अपनी एक निश्चित राशि किसके पास जमा रखते हैं, रिजर्व बैंक के पास। तो हमने CRR को घटा दिया, CRR को हमने 4.5 से घटाकर 4% कर दिया। तो अब रिजर्व बैंक के पास कम मुद्रा जमा करेंगे तो उनके पास ज्यादा मुद्रा रहेगा और वो उस मुद्रा को लोन के रूप में दे सकते हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट में अंतर नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट में अंतर कब आता? रेपो दर को घटाते। तो हमने इंटरेस्ट रेट को बिना प्रभावित किए बैंकों की तरलता की और ये हमको स्थिति से निपटने में मदद, ऐसा हमारे रिजर्व बैंक का अनुमान है और ये सही प्रयास है। देखिए लिखा भी होगा, बैंकों को एक निश्चित राशि RBI के पास आरक्षित रखनी होगी, मतलब पहले से कम। CRR को हमने घटा दिया जिससे ऋण देने के लिए अधिक राशि उनके पास रहेगी। CRR इस से बैंकों के पास 1.16 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होगी जिससे वह अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा सकेंगे। CRR में यह परिवर्तन लगभग 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात किया गया है, जबकि रेपो दर में फरवरी 2023 के पश्चात कोई कटौती नहीं की गई है। अब यहाँ पर इस निबंध में देखिए 4-5 शब्द आएंगे, उनको आपको जानना है, कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ना भी लिखो भाई तो नोट्स बनाकर इन शब्दावलियों का अर्थ जरूर जानो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्वैमासिक के पश्चात नगद आरक्षण अनुपात के अतिरिक्त अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे रेपो दर क्या होता है समझना। रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, स्थायी सुविधा दर, सांविधिक तरलता अनुपात सहित अपने पूर्व स्तरों पर ही बनी हुई हैं। मतलब ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब पे नोट्स बनाइए। बैंक रेट, स्थायी सुविधा दर और SLR सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है और ये आपको जानना चाहिए। इनका परसेंटेज आपको याद रखना चाहिए। रेपो रेट अभी कितना है? 6.50। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.335। बैंक रेट कितना है? 6.75। सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75 और सांविधिक तरलता अनुपात 18% के पूर्व स्तरों पर बरकरार है। ये पेपर में आता है। और यदि आपको इन शब्दों को समझने में तकलीफ है तो मैं फिर अलग से वीडियो बनाकर इन्हें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी करंट अफेयर में इतनी चीजें आप दिमाग में रखें। अब ये देखिए, जो GDP पे चर्चा हो रही थी, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में GDP में वृद्धि 7% रहने का अनुमान RBI ने व्यक्त किया था। इस अनुमान को बढ़ाकर 7.2% किया गया था। इस पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन 2024 में RBI ने नहीं किया, लेकिन 2024-25 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर 5.4% अनुमानित रहने के कारण इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 6.6% RBI ने कर दिया। जो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा में आपसे बोल रहा था, यदि क्वार्टरली में GDP गिरेगी तो उसका इंपैक्ट ईयरली पे पड़ेगा। क्वार्टरली में GDP गिर गई तो ईयरली GDP का जो हमने 7.20 का अनुमान लगाया था, अब कितना हो गया? 6.6। तो ये आर्टिकल आपको काफी कुछ इकोनॉमी के शब्दों को समझाएगा। जो आप नहीं समझेंगे उसके लिए आप क्या करें? मेहनत करें।
आगे बढ़ जाते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान, कुछ अच्छी नियुक्तियां हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, तुरंत लिखिए हमेशा के लिए, वी रामा सुब्रमण्यम जी। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। वन लाइनर फैक्ट है, जरूर याद रहे। मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, वन लाइनर फैक्ट है, संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। पुरस्कार और सम्मानों में व्यास सम्मान 2024 इंपॉर्टेंट सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वैसे एक कविता है कौन देश को वासी, ये सूरदास की कविता है, उसके कुछ शब्दों को उठाकर कौन देश को वासी वेणु डायरी, इसके 2024 का 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला। 34वां व्यास सम्मान किसे मिला? सूर्यबाला। 34 सम्मान सूर्यबाला मैडम, और उनकी रचना का नाम देशवासी। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, आपको हिंदी भाषा का जरूर याद रखना है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला, और ये उनके कविता संग्रह पर मिला, मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार, ये किनका कविता संग्रह है? गगन गिल का। इसमें उन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। तो 4 फैक्ट अभी आपको छोटे छोटे मिल गए। हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, व्यास सम्मान और क्या पुरस्कार। फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित करता है, पुरुषों में और महिलाओं में। तो जब फीफा घोषित करता है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, तो आपको जानना चाहिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं फुटबॉल में विनीसियस जूनियर। महिला खिलाड़ी, इनका नाम पिछले वर्ष से चर्चा में चल रहा है, एताना बोनामाती। एताना बोनामाती बार्सिलोना स्पेन से हैं, और विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड ब्राजील के हैं। तो ये सब वर्ष के प्लेयर ऑफ द समझिए ईयर हैं फुटबॉल के फील्ड में, फीफा ने घोषित किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। बिल्कुल याद रखें, टाइम पत्रिका ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? डोनाल्ड ट्रंप। जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ, आंख में रखें, ये प्रख्यात तबला वादक थे। वाह ताज के विज्ञापन आपने कम से कम इन्हें देखा। हुसैन जी का संबंध किससे है? तबला वादन से। तबला वादन। और जाकिर हुसैन को ग्रेमी अवार्ड भी मिला है, बताया जा रहा है। एक ही वर्ष में 3 ग्रेमी जीतने वाले पहले भारतीय थे। आप इनका क्षेत्र याद रखिए भाई, तबला वादन का क्षेत्र था। जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है। श्याम बेनेगल का भी निधन हुआ, उनके बारे में भी आप क्या करें, नोट्स तैयार करें। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, तो इनके बारे में भी आप एक छोटा सा लेख जरूर तैयार कर लें, हो सकता है कोई प्रश्न आए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विश्व ध्यान दिवस इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। 21 दिसंबर, जो कि भारत से संबंधित है। हम ध्यान के क्या हैं? पुरोधा। हम ही दुनिया को ध्यान करना, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। विश्व में ध्यान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया। विश्व ध्यान दिवस। जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर द सैटेनिक वर्सेस भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई। इस पुस्तक का नाम जानना ही है आपको। एक पुरस्कार जीती, दूसरा इस्लाम को लेकर के बहुविवादित मान रद्दी को कहां कहां शरणार्थी के रूप में नहीं जीना पड़ रहा है, इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इस निंदा यानी अल्लाह की किसी भी प्रकार से इस्लाम की ये आलोचना कर रही है, इसलिए पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके राइटर का नाम कई बार आया है, सलमान रुश्दी। 2 किताबें उनकी चर्चित है, द सैटेनिक वर्सेस, और एक किताब है इनकी चर्चित मिडनाइट चिल्ड्रन। दोनों के राइटर कौन है करके याद रखिएगा। सैटेनिक वर्सेस किसकी पुस्तक है? सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी कहाँ के साहित्यकार हैं? कमेंट करके बताइएगा। किस देश के मूल निवासी थे, फिर कहाँ शरणार्थी बने हैं, कहाँ रह रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स की कुछ गतिविधियों में देखिएगा, जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बन गए। तो 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तो बड़ी उपलब्धि है, आईसीसी के चेयरमैन बन गए। चंद्रन अश्विन, आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। आर अश्विन कौन है? तो गेंदबाजी में ज्यादा इनका नाम है, बल्लेबाजी भी कर ही लेते हैं, आप जानते हैं। चौथे वर्ष फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन बन गए मैक्स वर्स्टापेन। नाम याद कर लीजिए, फार्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित है। चौथे वर्ष फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन बने मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन फार्मूला 1 के चैंपियन है। एक में आपको है, वहां तक पहुंचने से पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु, नाम याद रखें। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, लक्ष्य सेन बैडमिंटन। वैसी बैडमिंटन के राष्ट्रीय चैंपियनशिप का नाम कम से कम जाने, देविका सिहाग और एम रघु। देविका सिहाग किस खेल से जुड़ी हैं पूछेगा? बैडमिंटन। एम रघु किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन। ये बैडमिंटन के क्या बन गए भाई? राष्ट्रीय चैंपियन। और अब आया बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको आपको नहीं भूलना है, भारत के 18 वर्षीय गुकेश डी बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। अच्छे से दिमाग में रखें, भारत के 18 वर्षीय ग्रांड मास्टर गुकेश डोम्मा राजू ने शतरंज के क्षेत्र में इतिहास उस समय रचा जब उन्होंने चीन के डिंग लिरेन किसको हराकर बने, ये भी पूछ देता है कई बार। हम गुकेश डी का नाम रट रहे हैं और वो पूछ देगा गुकेश डी ने किसे हराकर ग्रांड मास्टर चैंपियनशिप जीती, तो चीन के डिंग लिरेन को हराया। के यह प्राप्त करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। 5 बार विश्व चैंपियन रहे। आनंद ने अंतिम बार 2013 में यह खिताब जीता था। 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने। और गुकेश से पहले रूस के दिग्गज गेरी कास्पारोव सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन थे, वो 22 वर्ष की उम्र में बने थे। और अब गुकेश डी कितने वर्ष की उम्र में बन गए? 18 वर्ष की उम्र में। इसी प्रकार से कोनेरू हेम्पी का नाम भी याद रखें, शतरंज है। दूसरी बार फिडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हेम्पी ने जीती। तो इतने समाचार आप पढ़ें और आगे निकल जाएंगे। आपसे नेक्स्ट मार्च अंक के बारे में चर्चा करते हुए मिलते हैं। और यदि आपको लगेगा कि करंट अफेयर और हिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए तो आप बोलेंगे तो वो वाला सेक्शन भी हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।